नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। अल्टीमेटम के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना 10 लाख फलस्तीनियों को दिया था उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश। एक बार आप लोग मैप पर चलिए, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है। एशिया में आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। पश्चिम एशिया में आप लोग देखते हैं ना इजराइल को, ये आप देखते हैं कि इजराइल आपका फैला हुआ है। अब आप चलिए देखिए यहाँ मैप देखिए अच्छे से, ये आप लोगों को इजराइल दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए गाजा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये आप देखिए वेस्ट बैंक है। ये आप देखते हैं कि इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है इसकी सीमा। फिर आप देखते हैं कि इसकी सीमा जॉर्डन से लगती है। जॉर्डन के बाद आप देखिए इजिप्ट से भी लगती है इसकी सीमा। और ये आप देखते हैं कि इसकी सीमा लाल सागर से भी लगती है और भूमध्य सागर से भी इसकी सीमा लगती है। और इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, जेरूसलम इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। और इजरायली सेना ने कहा है कि बंधकों की तलाश में कर रहे हैं कार्रवाई। और हमास ने उकसाया अपने घरों में रहे लोग, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। रूस, ईरान और तुर्की ने इजरायली अल्टीमेटम को बताया अस्वीकार। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने इजराइल पहुंचकर दोहराया दृढ़ समर्थन। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि अब आप देखेंगे कि सभी जानते हैं, कहते हैं कि इजराइल में अगर आप देखते हैं कि उसका कोई एक इंसान को मारता है ना, उसके देश के नागरिक को, वो घर में घुसकर मारता है। इस तरह की उसकी छवि बनी हुई है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हालत बनती है और कहां जाकर ये युद्ध खत्म होता है। सायरन की हर आवाज से बढ़ जाता था खौफ। ये आप देखते हैं कि ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। इजराइल में जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे ना, उन्हें लाया जा रहा है। ऑपरेशन अजय याद रखिएगा, ठीक है, ये उन्हीं से संबंधित है, उन्हें निकालने के लिए। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। P20 सम्मेलन में पीएम ने इजराइल पर हमास के हमले के संदर्भ में टिप्पणी की है। कहा कि आतंकवाद कहीं भी किसी रूप में मानवता के खिलाफ है। मैक्सिको की सीनेट के अध्यक्ष ने पीएम को बांधी राखी। ईवीएम के इस्तेमाल से चुनाव में बड़ी पारदर्शिता, ये प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। ये नदियों में प्रदूषण रोकने को बंगाल व उत्तराखंड में 3 एसटीपी मंजूरी। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने नदियों की प्रदूषण की रोकथाम के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें बंगाल में 2, उत्तराखंड में 1 और 1 एसटीपी की स्थापना शामिल है। और मिशन ने इसके अलावा गंगा टास्क फोर्स को भी विस्तार देने का फैसला किया है। एक समय आप लोग देखते थे कि गंगा माता हम लोगों का उद्धार करती थी, आज आप देखिए वो अपने उद्धार के लिए परेशान है। बेंगलोर में आयकर विभाग का छापा, फ्लैट से मिले हैं, आप देखते हैं कि फ्लैट में मिले हैं 42 करोड़ रुपए। आयकर विभाग ने आप देखते हैं कि क्या छापा डाला है। बयानबाजी पर संजय सिंह को कोर्ट की फटकार। अदालत ने संजय सिंह को मुकदमे से इतर बयान नहीं देने का निर्देश दिया है। संजय बोले 8 दिन में एक आरोपित से ही कराया गया है आमना सामना। ये आप सभी जानते हैं कि आबकारी घोटाले से इनका भी नाम जुड़ा होने की बात हो रही है। शराब घोटाले की बात जो दिल्ली में होती रहती है ना, उसी की बात हो रही है। और दिल्ली को अगर आप लोग देखने चाहें तो देखिए, ये दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली आपको देखने को मिलेगी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ईडी की समन को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका रद्द हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई की योग्य नहीं माना है। रांची भूमि घोटाले में ईडी हेमंत को पूछताछ के लिए 5 बार समन भेज किया है, पर वे एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। ईडी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1956 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक बार आप लोग झारखंड चलिए, ये आप देखेंगे कि आपको झारखंड देखने को मिलेगा, रांची इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका। कब बनाया गया था ये डेट है आपकी 15 नवंबर सन 2000 में। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं।
79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है झारखंड। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से लगती है, ये भी याद रखिएगा। लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल होंगे क्रिकेट सहित 5 खेल। लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होने जा रहा है। आईओसी बोर्ड की थॉमस वाक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आप देखिए T20 क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस व स्क्वैश को 2028 के खेलों में शामिल करने की को मंजूरी दी गई है। अच्छी बात है। क्रिकेट हमारे देश में देखते हैं कि आप लोग काफी पसंद भी करते हैं। आज मैदान पर होंगे 1.4 अरब भारतीय। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे विश्व कप का मुकाबला आज होने वाला है और वनडे विश्व कप में 7 मैचों में से पाक के विरुद्ध अजय रही है टीम भारत, ये भी याद रखिएगा। आज तो आप देखिए कि देश भर देखेगा इसे। अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। ये चुनाव की दृष्टि से निर्णय नहीं दूंगा, नार्वेकर कह रहे हैं। कहा अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला चुनाव से पहले लेना होगा। एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ लंबित याचिका का मुद्दा है। ये सभी आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक ड्रामा चला था ना, उसी की बात हो रही है। आपने देखा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे ने और बीजेपी ने मिलकर साथ चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों में बात नहीं बनी। वो आप देखते एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। फिर बाद में आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे के ही विधायक बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। फिर आपने देखा है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बगावत करके बीजेपी के साथ मिल गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। तो वही दल बदल की बात हो रही है ना अयोग्यता की, तो उसी पर सब कुछ हो रहा है। अगर देखिए दल बदल की बात करें हम लोग, तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था और साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून है उसे शामिल किया गया था। और आप देखते हैं कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही कि भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त किया जा सके। एक तरह से आप देखते हैं कि इस पार्टी से चुनाव जीतते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, उस पार्टी से चुनाव जीतते हैं इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसी को रोकने के लिए एक तरह से ये लाया गया था। और ये आप देखिए दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान अगर आप लोग देखें तो इसमें आयोग घोषित किया जा सकता है किन जनप्रतिनिधियों को। एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है उसे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और आप देखते हैं 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और दिल्ली की खबरें, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं और आप देखते हैं प्रदूषण की बात सबसे बुरी स्थिति रहती है दिल्ली में, सांस लेना दुश्वार हो जाती है। 1984 के दंगा पीड़ितों को 2014 के बाद मिलना शुरू हुआ न्याय, ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं, आपको मालूम है कि कब की बात हो रही है। 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ना, उसके बाद जो देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे उन्हीं की बात हो रही है। एक आप देखते हैं कि लंबा समय चला। आपने देखा है कि भिंडरावाले का नाम सुना होगा, खालिस्तान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। वो आप देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, उसमें उसे मार दिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी के जो सिख बॉडीगार्ड थे उन्हीं ने उनकी हत्या कर दी, इंदिरा गांधी की। फिर आप देखिए देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे। पराली गलाने को मुफ्त बायो डीकंपोजर का छिड़काव शुरू। ये आप देखिए इस तरह की अगर आप देखिए तकनीक देते हैं, किसानों को मदद मिलती है तो अच्छी बात है। किसानों की देखिए फसल को जलाने से, अवशेष को जलाने से किसानों को भी नुकसान होता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। लेकिन आप देखते हैं किसानों के पास इस तरह की सुविधा नहीं है और सुविधा अगर वो ले सकते हैं तो महंगी दिखती है, तो इसलिए आप देखते हैं कि उन्हें लगता है कि आग लगा दीजिए और बड़े जल्दी फुर्सत हो जाइए। लेकिन आग लगाने से आप देखते हैं कि जो उपजाऊ जमीन होती है वो अनुपजाऊ भी होने लगती है, कम उपज होती है उससे। G20 में पारित एजेंडे पर अमल के लिए सदस्य देशों की संसद मिलकर करेगी काम। ये आप देखिए G20 की अध्यक्षता की थी हम लोगों ने।
सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई है। ये आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में थे मध्य प्रदेश में, बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो कमलनाथ की सरकार इन्होंने गिरा दी थी, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है। संसदीय समिति की बैठक में उठे शहरी परिवहन का सवाल। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि मेट्रो की प्रगति उल्लेखनीय है, जल्द ही दूसरे सबसे बड़े लंबे नेटवर्क वाला देश बनेगा भारत। ये आप देखते हैं कि CUET का बढ़ेगा दायरा, इसमें शामिल होंगे और विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ने इस दिशा में तेज की पहल। छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए बाकी विश्वविद्यालयों को जोड़ने की सलाह दी जा रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसी की बात हो रही है। यहाँ यूजीसी की बात हो रही, यूजीसी, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं पूछ लेता है। इसे क्या कहते हैं आप लोग? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूँ। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बंगाल के चुनाव आयुक्त के विरुद्ध कोर्ट का निर्देश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा के विरुद्ध अदालत की अवमानना मामले में निर्देश जारी किया है। और एक बात आप लोगों को बताऊं ना कि देखिए, जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, पंचायतों के, नगर पंचायतों के, उनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। उसी में आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल क्या देखने को मिलेगा? चुनाव आयोग। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। 111वां स्थान मिला है ना हम लोगों को, और आप देखते हैं कि क्या 125 देशों में से 111वां स्थान मिला है। 2022 में आप देखते हैं कि 121 देशों में से हमें 107वां स्थान मिला था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111वां स्थान है, जरूर आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस पूछ लेता है इससे, हर साल पूछता है। और पाकिस्तान से बुरी स्थिति हमारी, इस इंडेक्स के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ठीक है। 100% पद आरक्षित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। SCS सचिव कार्मिक और MD उपनल व निदेशक सेवा योजन से मांगा जवाब। जनहित याचिका के जरिए 2021 के शासनादेश को दी गई चुनौती है। उत्तराखंड स्थित नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से नौकरियों में 100% पद पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए आरक्षित करने को प्रथम दृष्टया समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने इस शासनादेश को चुनौती देती याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर मुख्य सचिव कार्मिक और प्रबंधन निदेशक उपनल और निदेशक सेवा योजन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब आप देखिए 100% अगर आरक्षित हो जाएंगे तो बाकी का क्या होगा। जस्टिस उपाध्याय की शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाले वकील पर लगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देवेंद्र कुमार उपाध्याय की शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। याचिका में जस्टिस उपाध्याय को फिर से शपथ दिलाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। इसमें कहा गया था कि शपथ संविधान के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं ली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निरर्थक बताते हुए याचिकाकर्ता पर वकील पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से पूछा, विवाहिता की भ्रूण में किसी तरह की विकृति तो नहीं है। महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी मांगी रिपोर्ट। विवाहिता को 26 सप्ताह का गर्भ नष्ट करने की इजाजत का मामला है ना, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, तो उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि जांच करके बताएं कि क्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 की उपधारा 2B में जैसा कहा गया है वैसी कोई विकृति या विकार भ्रूण में है। कोर्ट ने कहा कि वैसे तो एम्स की पहले ही दी गई रिपोर्ट में यह कहा गया कि भ्रूण सामान्य है, लेकिन फिर भी मामला संदेह से परे है, इसलिए आप देखेंगे रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। ट्रेन में बिट का खाना मिलना शुरू हुआ। ये अब आप देखते हैं कि नवरात्रि चल रही ना, उसी की। ग्राम पंचायतों में हर महिला के पास होगा रोजगार। ये पूर्ण रोजगार युक्त पंचायत के लिए मिशन मोड में काम करेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। हर पात्र महिलाओं को केंद्र सरकार की बीमा योजना का भी लाभ दिलाने की तैयारी हो रही है। अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अच्छी पहल है। अब आप देखिए, इसी साल आपकी विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, और अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो चुनाव आयोग के बारे में याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। इसका सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे शिव कुमार सेन थे।
बाकी आप देखिए कि होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, हम लोग एक ओवरव्यू जरूर लेते रहा करेंगे। और बाकी आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, और हमारे नेता जिस तरह से आप देखते हैं कि आरोप देते हैं वो अजब गजब होते हैं। ज्ञानवापी का 15 अगस्त 1947 का धार्मिक चरित्र साक्ष्य का विषय है। मंदिर पक्ष के मुकदमे पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद पक्ष ने कहा है कि मंदिर पक्ष का मुकदमा पूजा स्थल कानून से प्रतिबंधित है। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए बनारस में भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। एक आप देखिए कि पूजा स्थल कानून काफी चर्चा में रहता है। ये आप देखिए बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं कि हमारे देश में 3,000 से ज्यादा स्थल हैं जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद चलता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देखते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे ने, बाबरी मस्जिद के मुद्दे ने, आप देखते हैं कि देश में दो समुदायों के बीच, दो धर्म के बीच बड़ी खाई पाट दी थी। ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसलिए लाया गया था पूजा स्थल कानून। और इसमें क्या कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के जो पहले जो कुछ भी हुआ है सबको भूल जाना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर तोड़े गए, मस्जिद तोड़ी गई हो या कोई और धार्मिक स्थल तोड़े गए हो। 15 अगस्त 1947 की डेट तय की गई थी कि इस दिन जहां मंदिर है वो हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस कानून को ही चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मणिपुर सरकार तेज करे जातीय हिंसा से जुड़ी घटनाओं की जांच। ये मणिपुर मानव अधिकार आयोग ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपने देखा है जो जातीय हिंसा फैली थी ना मणिपुर में, ये आप देखिए मणिपुर आपको मिजोरम से सीमा लगती है, नागालैंड से, असम से सीमा लगती है, इसकी राजधानी इम्फाल है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। बताइए आप लोग कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पीएम दे गए पहचान, अब आरती जी को करना होगा काम। आदि कैलाश को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, तीर्थाटन और पर्यटन विकास को लगेंगे पंख इससे। पर्यटन क्षेत्र आपकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। इस शांति के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय सेना। कौन कह रहे हैं? हमारे सेना, थल सेना अध्यक्ष कह रहे हैं ये बात। और आप देखते हैं कि वायुसेना प्रमुख ने पूर्वी कमान की तैयारी की समीक्षा की हुई है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आप देखेंगे आय व्यय करना, ये भी याद रखिएगा। ये सरकार सबसे बड़े मुकदमेबाज है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित ऐसे मुकदमों की संख्या 2019 की तुलना में बढ़कर लगभग 3 गुनी हो गई है, जिनमें सरकार पार्टी है। कानून मंत्रालय से सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मिली है। पुणे के सूचना अधिकार कार्यकर्ता विहार ध्रुवे ने अपनी आरटीआई आवेदन में कानून मंत्रालय से 2019 से 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित और जिनमें सरकार एक पार्टी है ऐसे मुकदमों की सालाना आधार पर पूरी जानकारी मांगी है। और इन मामलों में आप देखिए पार्टी है सरकार, ये आप देखिए 4,536 मामले लंबित थे सुप्रीम कोर्ट में 2019 में। और आप देखेंगे कि 6,159 हो गई लंबित मामलों की संख्या 2022 तक, और 11,414 हो गई लंबित मामलों की संख्या 2023 तक। सुप्रीम कोर्ट में कुल लंबित मामले देखें तो आप देखिए 79,566 कुल मामले हैं, और 42,548 मामले शुरू हुए हैं इस साल, और 41,723 मामलों का इस साल किया गया निस्तारण। और वकीलों को किया गया भुगतान 32.81 करोड़ खर्च किए गए 2019 में, 37.96 करोड़ खर्च किए गए 2020 में, और 32.46 करोड़ का भुगतान हुआ है 2021 में, और 28.78 करोड़ रुपए 2022 में खर्च किए गए हैं। 31.76 करोड़ 2023 में खर्च किए गए हैं। ये भी आप देखेंगे। डार्विन और आइंस्टाइन के सिद्धांत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और द्रव्यमान और ऊर्जा की समानता को व्यक्त करने वाले आइंस्टाइन के
विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। और जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती है। और देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत अगर आप लोगों के कोई अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। और कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता राजकुमार यह साबित करना चाहते थे कि आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के समीकरण और विकास के डार्वियन सिद्धांत गलत हैं। जनहित याचिका सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष आई तो भगवा वस्तुओं में याचिकाकर्ता राजकुमार कोर्ट में आए और कहा कि उन्होंने स्कूल और कॉलेज में डार्विन और आइंस्टाइन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, लेकिन उन्होंने पाया कि वह गलत है। तब पीठ ने कहा कि तो आप अपना सिद्धांत प्रतिपादित कीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इसमें। अगर आप देखिए, आप किसी के तर्कों को काट रहे हैं तो आपके पास भी तो तर्क होने चाहिए। या आप देखते हैं कि वो सामने वाला झूठ बोल रहा है, आप साबित ना कर पाए, तो इसमें क्या मतलब है? कोई मतलब है? मतांतरण के लिए हैदराबाद व केरल से फंडिंग, ये देखिए एक और धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहता है। एक बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए, हमारा संविधान धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है। आप जिस धर्म को चाहे अपना सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो आप देखते हैं कि कानून राज्य सरकारें बना रही हैं धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, उसमें एक शब्द आप लोग पढ़ते होंगे, कोई जबरन धर्म परिवर्तन करता है या जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर एक कानून लागू होगा। मगध की पहाड़ियों पर पुरातन वास्तुकला, आस्था और प्रकृति दर्शन का शिखर, बिहार के जहानाबाद में स्थित है वानावर में मौर्य काल में बनी सुंदर गुफाएं और रॉक पेंटिंग, ये आस्था का प्रमुख केंद्र है। 7वीं सदी में बना बाबा सिद्धनाथ मंदिर भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। और कहते हैं कि सम्राट अशोक ने कराया निर्माण। यह कुल 7 गुफाएं, जिनमें से 4 वानाकर की गुफाओं और 3 आप देख पास स्थित नागार्जुन की पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। यह आपका संपादकीय पाठ है, यह आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। समांतर संघ विविधता का उदाहरण, हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सनातन विवाह संस्कार में सप्तपदी को अनिवार्य बताया। और सप्तपदी में आप देखिए, वस्तुतः वर और कन्या अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, दोनों साथ साथ रहने, सुख दुख में सहयोगी बने रहने और जीवन के सभी आयामों में साथ साथ ही कर्म तप करने का संकल्प लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में भी यही प्रावधान है कि हिंदू संस्कृति में विवाह दिव्य अनुष्ठान है। वैदिक काल के पहले से ही यहाँ विवाह आनंददायी सामाजिक संस्कार रहा है। अथर्ववेद के अनुसार वर कन्या से कहता है कि सौभाग्य वृद्धि के लिए मैं आपका हाथ ग्रहण करता हूँ, हम आप आजीवन साथ साथ रहें। विवाह की यही पद्धति पूरे राष्ट्र में चलती है। व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय विविधता के बावजूद मूल परंपरा मुख्य रूप से एक ही रहती है। और भारतीय संस्कृति की अनेक परंपराएं राष्ट्रव्यापी हैं। जैसे आप देखिए, प्रकृति की शक्तियों की उपासना प्राचीन काल से है और ऋग्वेद में जल को माता कहा गया है। यूनानी दार्शनिक थेल्स ने से लेकर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन जल की को सृष्टि का आदि का तथ्य मानते हैं। भारतीय चिंतन में जल सिद्धि है और नदियां पूरे देश में उपास हैं। भारतीय संस्कृति में सप्त सिंधु 7 नदियों वाले विशाल क्षेत्र की प्रतिष्ठा है। मंदिर और मूर्ति उपासना भी पूरे देश में प्रचलित है। शब्दाय की परंपरा संभवतः भारत से ही रोम पहुंची। ईसाइयों में सौदाह की परंपरा नहीं थी। इंग्लैंड में आप देखते हैं कि 1902 में क्रीमेशन अंत्येष्टि एक्ट बना। इसी अधिनियम से शब्दाय की वैधानिकता स्वीकार की गई और शब्दाय वैज्ञानिक भी है और मूलतः हिंदू परंपरा है। ऋग्वेद में शब्दाय के समय के मंत्र है कि अब तुम्हारी आंखें सूर्य से मिलें और आत्मा विश्व की प्राण शक्ति से मिल जाए। इसी परंपरा में प्रकृति के 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से शरीर के बनने और मृत्यु के बाद इन्हीं तत्वों में मिल जाने की मान्यता है। मृतक के स्वजन मृतक की अस्थियां पवित्र जलाशयों को सौंपते हैं। डॉक्टर पीवी काने ने धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखा है कि भारत में सामान्य नियम सबको जला देना ही था। शिशु एवं सन्यासी अपवाद थे। इसमें अश्विन मास में कृष्ण पक्ष को हिंदू पितृ पक्ष कहते हैं और पितृ पक्ष में पितरों के इस लोक में आने की मान्यता है और अपने मृत पूर्वजों पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा की यह परंपरा पूरे देश में एक जैसी है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योति विज्ञान का महत्व है। ग्रह स्थिति जांचने के लिए आप देखिए पंचांग बनाए जाते हैं। तिथि, वार, दिन, नक्षत्र, योग और करण पंचांग के 5 मुख्य तत्व हैं।
ये भी पूरे देश में एक जैसे हैं। कथित लिबरल और सेकुलर तत्व भारत की विविधता में एकता नहीं देखते हैं। वे स्थानीय मान्यताओं के आधार पर छोटे छोटे भू क्षेत्रों को अलग अलग देश की तरह देखते हैं। हिंदू चिंतक प्रत्यक्ष जगत के साथ साथ अप्रत्यक्ष जगत का भी अध्ययन करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गणितज्ञ डॉन जिंग की पुस्तक नंबर का उद्धरण किया है और जिंग ने लिखा था कि अनजाने हिंदुओं की शून्य के स्थान मूल्य के सिद्धांत की खोज लोकव्यापी महत्व की है। और आश्चर्य है कि यूनानी गणितज्ञों ने इसकी खोज क्यों नहीं की। आगवेन ने मैथमेटिक्स फॉर द मिलियंस में इसका सही उत्तर दिया है और यह कठिनाई हम हल नहीं कर सकते। यदि हम बौद्धिक विकास को कुछ प्रतिभाशाली लोगों के प्रयास का ही परिणाम मानेंगे तो हमें उसे पूरी सामाजिक परंपरा और विचार का परिणाम समझना चाहिए। और बेशक पश्चिमी देशों के विद्वानों की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भारत के सामान्य जनजीवन में भी प्रकृति के अध्ययन की सामूहिक परंपरा रही है। समूचा ब्रह्मांड एक इकाई है। यह मान्यता भारत की है कि विराट ब्रह्मांड में करोड़ों रूप है और रूप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। यह विविधता प्रत्यक्ष है, लेकिन आप देखिए भिन्न भिन्न रूपों वाली विविधता के पीछे एक ही तत्व की उपस्थिति भारतीय चिंतकों को बहुत सहज रूप से उपलब्ध थी। भारतीय संस्कृति एकात्मवादी है और एकता ही विविधता में प्रकट होती है। भारत में आप देखिए अनेक भाषाएं, बोलियां और रीति रिवाज हैं। प्रत्यक्ष रूप में सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सबके भीतर राष्ट्र नाम का एक तत्व विद्यमान है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। इस विश्व रूप में अनेक रूप हैं। विविधता आश्चर्यचकित करती है कि लेकिन समूचा ब्रह्मांड एक है। ऋग्वेद में इंद्र बड़े देवता हैं। इंद्र के लिए कहते हैं कि यह एक इंद्र सभी रूपों में रूप प्रतिरूप हो रहा है। रूप विविधता के प्रतीक हैं और इंद्र प्रकृति का एकात्म शक्ति है। भारतीय विशाल देश है और मनुष्य के रूप, रंग एवं जलवायु में विविधता है। मार्क्सवादी विचारक डी कौशाम्बी ने प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता में लिखा है कि जलवायु सतरंगी है, तमाम विविधताएं हैं, लेकिन मिस्र की संस्कृति में वैसी निरंतरता नहीं मिलती है जैसी भारत में पिछले 3000 या से भी ज्यादा वर्षों से है। विविधता में एकता मूल शक्ति है। विविधता ऊपरी है और सर्वव्यापी है, लेकिन एक संस्कृति सबको जोड़कर एकात्म बनाए रखती है। विविधता की अपनी शक्ति है। प्रकृति बहुरूपवती है और समाज भी, लेकिन सबके भीतर विद्यमान एकता का मूल बड़ा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक साहित्य के अलावा कौटिल्य का लिखा अर्थशास्त्र, पतंजलि के योग सूत्र और आप देखिए पन्नी की अष्टाध्यायी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, आचार्य वात्स्यायन कृत का कामसूत्र लोकप्रिय कृतियां हैं। सभी ज्ञान अनुशासनों में अपने अपने विषयों की प्रतिष्ठा है, लेकिन सबके मूल में एकात्म सत्य का विचार छाया हुआ है। विविधता स्वीकार योग्य है, लेकिन एकता की शक्ति बड़ी है। विचार भिन्नता और विविधता प्राचीन ज्ञान संस्कृति का गुणसूत्र है। मीमांसा, न्याय, वैशेषिक और सांख्य, योग और वेदांत भिन्न भिन्न दर्शन है और यहाँ दार्शनिक दृष्टिकोण की भी विविधता है, लेकिन सभी दर्शनों में एक सत्य की ही आधारभूत निष्ठा रूप विविध है। रूप के पीछे आप देखिए सांस्कृतिक एकात्मकता है और विविधता में एकता दार्शनिक के साथ वैज्ञानिक भी है। इसे ब्रह्मा कहें, अस्तित्व कहें या फिर कोई और नाम दें, वही एकात्म अनुभूति का प्रसाद है। लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित साहब के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। संकट का सामना करते पारिवारिक मूल, इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि माता पिता इस पर लड़ने लगे कि बच्चे का नाम क्या होगा। आजकल आप देख रहे हैं कि कोर्ट में भी बड़े पारिवारिक मामले भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सब बदलता जा रहा है। मन को साधने का मंत्र, हम सब स्वयं में पूर्ण शक्तिवान हैं, किंतु हमसे भी अधिक शक्तिशाली है हमारा मन। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। नदियों के प्रदूषण की बात हो रही, जो केंद्र सरकार गंगा नदी के साथ अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त करने पर जो ध्यान दे रही है ना, उसी की बातें हो रही हैं। और गंगा राष्ट्रीय मिशन की ओर से 7 परियोजनाओं को मंजूरी देने से चलता है। इस मिशन का कार्यकारी परिषद ने बंगाल के कृष्णानगर में जंगली नदी में जा रहे प्रदूषित जल के शोधन के लिए 13.8 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करने का फैसला किया है। और एक आप लोगों ने देखा होगा कि डायरेक्ट आप देखते हैं कि गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है। बेहतर प्रस्ताव, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में नियोजित शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें समाज का नेतृत्व करने वाले शिक्षक के रूप में इस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। बिहार में
आवश्यक है ओजोन परत को बचाना। ये आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, और क्योंकि यह पृथ्वी के जीवों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, हर साल अंटार्कटिका और आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत की छिद्र का आकार घटने और बढ़ने की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने कोपरनिकस सेंटिनल 5P उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों को जारी किया है, जिनके विश्लेषण से विज्ञानियों को पता चला है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील से 3 गुना बड़े आकार का छिद्र हो गया है। वर्ष 2001 में ही इस छिद्र में 2% की दर से सुधार दर्ज की जा रही थी, और इसको लेकर यहां तक अनुमान लगाए जा रहे थे कि वर्ष 2050 तक ओजोन परत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन अब 2023 में यह 2.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर आकार का हो गया है। तब यह कहा जा रहा है कि इसमें सुधार या क्षरण का होना अस्थायी परिवर्तन होता है। विज्ञानियों का कहना है कि इस वर्ष विशाल छिद्र होने का कारण दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान टोंगा में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, और जिससे अंटार्कटिका के ऊपर का वायुमंडल पतला हो गया है। विज्ञानियों के अनुसार यह समाचार चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि वायु परिवर्तन और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण ओजोन छिद्र पर फिर से बढ़ने लग सकता है। यदि हम चरम प्राकृतिक घटनाओं को छोड़ दें तो सामान्य परिस्थितियों में ओजोन परत को बचाए रखने और नष्ट करने में मनुष्य की सबसे बड़ी भूमिका है। विकास और निर्माण की दौड़ में ओजोन परत को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती भी है। ओजोन परत के क्षरण से कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, और औषधियों की प्रभावशीलता में भी कमी आती है। उक्त रक्तचाप, त्वचा का कैंसर, कम उम्र में बुढ़ापा, आंखों में जलन के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। पराबैंगनी किरणों की वृद्धि से आप देखिए वनस्पतियों की पत्तियों का आकार छोटा हो सकता है। फसल चक्र प्रभावित होने के साथ अनाज की पैदावार घट सकती है। ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ, और जिसमें कई CFC और ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी दूसरे औद्योगिक एरोसोल रसायनों पर प्रतिबंध दिया गया है। राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की बदौलत हमने इसके माध्यम से ओजोन परत के संरक्षण के मामले में संतोषजनक सफलता हासिल की है, लेकिन हमें अपनी गतिविधियों को जीवन, मानवता और पृथ्वी की बेहतरी के लिए ओजोन परत के अनुकूल रखना होगा, अन्यथा हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आप देखिए ये छोटे छोटे कॉलम रहते, टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, ये आप देखेंगे कि आसान होगी पर्यावरण के संरक्षण की राह। सामान्य आवासों में लगाए जाने वाले वातानुकूलित संयंत्रों से लेकर अनेक प्रकार के औद्योगिक धंधों में कूलिंग क्षेत्र का उपयोग निरंतर विस्तार लेता जा रहा है। इससे व्यापक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होने लगा है। लिहाजा हमारे देश में हाल ही में ई वेस्ट प्रबंधन से संबंधित नए नियम लागू किए गए हैं, और नए नियमों के तहत निर्माताओं को कचरे को रिसाइकिल करने योग्य बनाए जाने को अनिवार्य किया गया है। लिहाजा इस मामले में पर्यावरण अनुकूल सुधार देखने को मिल सकते हैं। इससे स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये भी याद रखिएगा। और ये दुनिया भर में समस्या है, केवल भारत में ही नहीं देखने को मिलेगी। दुविधा में बब्बा, एक खरी खरी तंज कसा जा रहा है। विपक्ष में नीतीश बन सकते हैं सर्वमान्य चेहरा। एक तो आप देखेंगे नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, परिवारवाद के भी आरोप नहीं है। एक आप देखते हैं लंबी समय से साफ छवि वाले नेता दिखाई देते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है ना, तो उसी के लिए विकास को गति देने की पहल। विगत कुछ माह से महंगाई दर उच्च स्तर पर बनी हुई है, जो विकास की राह में बाधक है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने रेपो दर यथावत रखा है, जिससे विकास को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। रिजर्व बैंक की बात करें तो RBI की बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, और राष्ट्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो बैंक आप देखते हैं RBI से कर्ज लेते हैं ना, जो ब्याज देते हैं उसी को रेपो रेट कहते हैं। नए बाजारों में थामी वस्तु निर्यात की गिरावट। सितंबर में 2.62% रही निर्यात में कमी। व्यापार घाटा भी पिछले 5 माह के निचले स्तर पर है। और आप देखिए 34.4 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया है सितंबर में। 53.8 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया गया है पिछले महीने में। देखिए, और इन उत्पादों का निर्यात बेहतर रहा है।
ये आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑयल मिल, सैरामिक उत्पाद, समुद्री उत्पाद, कॉटन यार्क और फैब्रिक। आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं। लैपटॉप आयात के लिए नहीं लेना होगा लाइसेंस, वर्धवाल कह रहे हैं। ये 2000 रुपये की नोटों को बदलवाने के लिए लगी लाइनें। जोमेटो और मैकडोनाल्ड पर 1 लाख का जुर्माना। जोधपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण के फोरम में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और इसके रेस्टोरेंट पार्टनर पर मैकडोनाल्ड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ग्राहक को शाकाहारी के स्थान पर मांसाहारी दे दिया था। टाटा टेक्नोलॉजी की 9.9% हिस्सेदारी बेचेगी टाटा मोटर्स। विदेशी मुद्रा भंडार 2.17 अरब डॉलर घटाए। पीएम विश्वकर्मा योजना की शीघ्र करें क्रियान्वयन। ये आप देखते हैं कि कौशल प्रशिक्षण, बिना गारंटी ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार समर्थन और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित के जरिए एक तरह से लोगों को फायदा देने के लिए पारंपरिक कलाकारों, शिल्पकारों को समर्थन प्रदान करने के लिए लाई गई ना ये योजना। 2 वर्षों से वैश्विक स्तर पर हर घंटे 23 टैग कर्मियों की छटनी हो रही है। ईएसआईसी से अगस्त में 19 लाख सदस्य जुड़े हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से। भारत बनेगा रोबोटिक्स का हब, वित्तीय मदद भी देगी सरकार। राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा जारी, 31 अक्टूबर तक दे सकेंगे राय। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आप देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा तक में होगा रोबोट का प्रयोग। जरूरी मानकों के दायरे में शामिल होंगे 2000 उत्पाद, केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री कह रहे हैं। आधे से अधिक कनाडाई चाहते भारत से तनाव घटे। ये आप देखते हैं कि जो गुरपंत सिंह पन्नू को देख रहे हैं, ये सब आप देखते हैं कि क्या खालिस्तान को समर्थन करते हैं। प्रवासियों को 5 साल के लिए रोजगार कार्ड देगा अमेरिका। ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हजारों भारतीयों को मिलेगा इसका लाभ। काम करने के लिए जाते हैं ना। राष्ट्रपति पद के सर्वे में बाइडेन से 4% आगे निक्की हेली निकली। अब 2024 में राष्ट्रपति चुनाव भी हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में दिवाली प्रस्ताव पेश करेंगे सांसद कृष्णमूर्ति, दिवाली को मान्यता देने के लिए। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और आप देखते हैं कि ये लड़ाई कब खत्म होगी, ये देखने लायक होगा। बाकी आप देख रहे हैं कि चल ही रही है। पहले आपको यूक्रेन युद्ध के बारे में रहता था मालूम, अब आप देख रहे हैं कि इजराइल की पढ़नी पड़ रही डेली खबर। एक क्रिकेट खेल का क्षेत्र है। कुक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है। विलियमसन की पारी से न्यूजीलैंड की विजयी हैट्रिक। भारतीय टीम मिस्र में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हटी है। लाबुसैन को ऑस्ट्रेलिया की वापसी करने की आशा है, स्टार बल्लेबाज है। कचरा मुक्त रहा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मैच। भारतीय फुटबॉल टीम मरडेका कब से बाहर हो गई है। इंटर्नशिप से राह बनाए आसान। यूजीसी द्वारा इंटर्नशिप पॉलिसी पर जोर देने से स्नातक कोर्स के अंतिम वर्ष में युवाओं को अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। और आजकल आप देखेंगे बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी आप घर से ही आप देखते हैं कि बैठ के कर सकते हैं। हत्या के 49 वर्ष बाद 84 वर्षीय को उम्र कैद की सजा हुई है। ये आप देखेंगे कि ये मामला 1974 का है, जब राम बेटी अपने बेटे कमल सिंह को दवा दिलाने मोहल्ले में डॉक्टर के पास गई थी, तभी राममूर्ति के इशारे पर गांव के महेंद्र सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। सोचिए इतनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती है, इसीलिए आप देखते हैं इस पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, बहुत सारे पॉइंट आपको परीक्षा के लिए मिल जाते हैं।
साउंड बैरियर तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बने चक एजर। ये 1947 में आज ही के दिन अमेरिका के परीक्षण पायलट चक एजर आवाज से तेज गति से विमान उड़ाने वाले पहले व्यक्ति बने थे और इस उपलब्धि को साउंड बैरियर तोड़ना भी कहा जाता है। उनकी इस सफलता के बाद ही सुपरसोनिक विमानों का युग शुरू हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार, उन नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, 1901 से दिए जा रहे हैं। 1964 में आज ही के दिन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 35 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उनको यह पुरस्कार रंगभेद के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए दिया गया। किंग को प्रेरक और जोशीली भाषण के लिए भी जाना जाता है, जिससे आंदोलन खड़ा हुआ था। भोगे हुए यथार्थ को अपने लेखन में उतारते थे शैलेश मटियानी। ये अग्नि कथा का शैलेश का जन्म 1931 में आज ही उत्तराखंड, अब उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अल्मोड़ा जिले में हुआ था। 1950 में ही सही कविता और कहानियां लिखनी शुरू कर दी। शुरू में वे रमेश के नाम से लिखते थे और जन कवि बाबा नागार्जुन उनके हिंदी का गोकी कहते थे और आरंभिक कहानियां रंगमहल और अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। मटियानी ने बोरीवली से बोरीबंदर और मुठभेड़ जैसे उपन्यास व चील, अर्धांगिनी और कहानियां लिखी। इनकी डेथ हो गई थी 24 अप्रैल 2001 में। रेसों में प्राकृतिक रबर मिलाकर बनाया वीगन लेदर। ये आप देखिए, रेमी व हेम्प रेसे से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विज्ञानियों ने तैयार किया और पारंपरिक तरीके से जानवरों के चमड़े के उपयोग की जरूरत नहीं है। इसमें 89 बिलियन डॉलर का हो जाएगा वीगन लेदर का बाजार 2025 तक। और आप देखिए, मजबूती जानवरों के चमड़े के बराबर ही पर्यावरण हितैषी भी है। जानवरों के चमड़े से बनने वाले उद्योग को परेशानी इससे। और वीगन लेदर में आप देखेंगे कि जल अवशोषण समय, पानी सोखने का समय, कोशिका वेग के साथ खुरदरी सतह, बनावट में समानता जानवरों से आप देखिए प्राप्त चमड़े के समान पाई जाती है। वीगन लेदर जानवरों के चमड़े की तुलना में 20% अधिक वायु पारगम्यता, ज्यादा हवा पारदर्शिता व शून्य संकोचन सिकुड़न पाया जाता है, जबकि जानवरों के चमड़े में 3 से 4% सिकुड़न पाया जाता है। और विकसित किए गए वीगन लेदर से निर्मित उत्पाद शुल्क सुंदर, मुलायम व दीर्घ आयु वाले पाए गए हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो दुनिया इतनी अलग क्यों लगती है? रॉबिन क्रैमर द्वारा लिंकन विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान स्कूल में वरिष्ठ व्याख्याता है। इनके द्वारा ये आप देखिए, एंथ्रोपोमोफाइज होने लगते हैं लोग। अकेले लोग गैजेट्स या फिर अपने पालतू जानवरों को एंथ्रोपोमोफाइज मानव रूपी या दोस्त की तरह मानना करने की अधिक संभावना रहती है इससे, चाहे वह वास्तविक दोस्तों जैसे काल्पनिक पात्रों के बारे में सोचना हो या फिर खुश करने वाली वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना हो। इस तरह के अनुसंधान करते रहते हैं। तापमान बढ़ने से हिमखंड टूटे, ग्रीनलैंड की बात हो रही है। याद रही 15% कामकाजी लोग मानसिक विकारों के शिकार हैं। मानसिक विकार को दूर करना जरूरी भी है। 90 साल बाद लाइब्रेरी को वापस मिली किताब अमेरिका में। चमकते जुगनुओं की बर्स की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर चुनी गई है तमिलनाडु राज्य की अनामलाई टाइगर रिजर्व में। वैसे आप देखते थे कि अब तो ये कम देखने को मिलती हैं, पहले आपके आसपास भी देखने को बहुत मिल जाती है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए तो बता सकते हैं।